डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाया था। आज हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि गॉस थ्योरम कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। जो फर्स्ट आपका है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करिए कि ये आपका एक लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर पे चार्ज डेंसिटी है लेमडा। हियर द चार्ज डेंसिटी इज लेमडा। चार्ज डेंसिटी लेमडा मीन्स at its length is L and charge is Q. Okay, suppose the length of the wire is L, long wire, and it has a charge Q, then lambda is equal to Q by L, and we have to find the electric field at a distance r from this charged wire. Suppose at this point P we have to find the electric field. Okay, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज्ड लॉन्ग वायर। ये लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके नियर पॉइंट्स P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहां से देखिए, अब इलेक्ट्रिक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको गॉस थ्योरम का अगर यूज करना है तो आपको एक गॉसियन सरफेस चाहिए। अगर ये डिस्टेंस r है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, you may draw a cylinder, imaginary cylinder coaxial। जो इमेजिनरी सिलेंडर ड्रा करिए वो कैसा हो? वो कोएक्सियल हो। कोएक्सियल मींस इस जो आपका पतला सा वायर है, थिन वायर है, ठीक है, ये भी सिलेंडर है, इससे थोड़ा सा ये और थिक हो जाए, दिस वन इज आल्सो सिलेंडर, ये और भी फैट हो जाए तो ये भी क्या हुआ? तब पर भी ये सिलिंड्रिकल शेप में है। तो लेकिन सारे सिलिंड्रिकल कैसे हुए? इस सिलेंडर के कोएक्सियल है, सबकी एक्सिस क्या है? सेम है। तो L लेंथ और R रेडियस का एक कोएक्सियल सिलेंडर आपने ड्रा किया, जो पास आउट किससे हो? इस पॉइंट P से। तो आप लिखोगे पासिंग थ्रू पॉइंट P ड्रा ए इमेजिनरी कर्व्ड सरफेस, इमेजिनरी कर्व्ड सरफेस, और आप एक वर्ड भी जोड़ सकते हो कि कोएक्सियल सिलेंडर पासिंग थ्रू पॉइंट P ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। ठीक है, नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। If here charge is Q, then total electric flux phi is equal to Q upon epsilon naught using Gauss theorem। ये गॉस थ्योरम आप लिख सकते हो फ्रॉम गॉस थ्योरम।
नेक्स्ट आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का नेक्स्ट मेथड है, फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट ए। फ्लक्स कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए। इस सिलेंडर को आप ध्यान से देखो, दिस सिलेंडर है 3 surfaces, one upper plane, second is this downward plane, and third one is this curved surface area. Suppose this marker, upper surface, lower surface, and this one is the curved surface area. Upper side is plane, lower side is plane, and this one is curved. Same way, this one is plane, this one is plane, and this one is curved surface area. Now the direction of plane is at this point is upward direction, डी ए। टोटल सरफेस को हम 3 पार्ट्स में बांट दें, इसके एरिया को हम मान लें A1, इसको सपोज कर लीजिए A2, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको सपोज कर लिया जाए A। तो अपर साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया A1 अपवर्ड, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियस है इस लेंथ वायर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे इस डायरेक्शन में हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया इन दिस डायरेक्शन। हियर द एंगल बिटवीन E and DA is 90 degree. So at this point electric flux phi is equal to E dot DA1, E dot A1, E dot A1, and here angle is 90 degree, then phi is equal to E A1 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो इस पॉइंट पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू फाई क्या हो गई आपकी 0। इन द सेम वे एट दिस बॉटम पॉइंट एरिया इज इन दिस डायरेक्शन A2 and electric field is in this direction. Here also the angle between E and A is 90, so flux will be E dot A2, or you can say EA2 cos 90, and this one be 0. So the total flux will be through this curved surface area. Now suppose at this surface at point P we take a small segment DA. Here take a small segment DA and its direction will be outward. Okay, and here the charge distribution is homogeneous, so electric field will be in the same direction E. Are you? Here also you may write. So at this point through surface area DA electric flux will be how much? Electric flux d phi is equal to E dot DA. Here the angle between A and DA is 0. Angle between A and DA and E is 0. So E dot DA is equal to E DA cos 0. So you will find d phi E is equal to E DA. Electric flux through this small segment is E dot EDA. So the flux through this closed surface, curved surface, how much? Total flux, total electric flux phi is equal to integration of d phi E. Now phi is equal to
इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ये डी ई डी ए। नाउ यू मे राइट ई डी ए। ई कांस्टेंट है आपका, इसको आप, इसका तो इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है। इंटीग्रेशन किसको करना है, डी ए, एंड इंटीग्रेशन इज थ्रू दिस क्लोज्ड कर्व surface area, and you know that you cannot integrate this. You very well know that the total curved surface area is 2 pi r l plus 2 pi r, total surface area, but we have to find only curved surface area. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। व्हाट इज 2 पाई आर एल? कर्व्ड सरफेस एरिया। सो हियर इन प्लेस ऑफ डी ए यू मे राइट फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। दिस वन इज इक्वेशन 2। Now using equation 1 and 2, इसको इरेज कर दे रहे हैं। From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, 1 and 2 से वैल्यू पुट अप करिए। E into 2 pi r l is equal to q upon epsilon naught. E is equal to q upon 2 pi r l ट्रांसपोज कर लीजिए, 2 pi epsilon naught r l. This one is the electric field through this curved surface area. You may write in place of q by l m lambda, charge density lambda. E is equal to, you can write lambda by 2 pi epsilon naught r. Why? We know that lambda is equal to q by l. In place of q by l, we can write lambda by r. Then now we find electric field through a charged conducting wire is at a distance r is 2 lambda by 2 pi epsilon naught r. This shows that electric field is inversely proportional to distance. This one is the mathematically representation. What is the physical significance? Physical significance is this, that the electric field is inversely proportional to distance. It means if we go away from the wire, the electric field will be decreases. And if we plot a graph between E and R, suppose at this axis we taken R and this axis we taken E, then the curve between E and R will be in such types. This represents that E is inversely proportional to R and all things are constant. Okay. Now next is, ये गॉस थ्योरम का फर्स्ट यूज है। सेकेंड आपका है to find the electric field through a plane sheet. सेकेंड आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए चार्ज्ड
सीट। सेकेंड वन इज, कोई आपके पास चार्ज्ड सीट है, चार्ज सीट्स के किसी डिस्टेंस r पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो। तो सपोज करिए कि ये आपका ये चार्ज सीट है, इस पे चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फर्स्ट वन तब होता है कि जब ये सीट कंडक्टेड हो, कंडक्टिंग वायर मेटल्स का बना हो, और सेकंड क्या होता है जब ये नॉन कंडक्टिंग मेटल्स का बना हो। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि जो ये आपकी चार्ज सीट कैसी हो, दिस वन इज नॉन कंडक्टिंग सीट। किस क्वालिटी की है? नॉन कंडक्टिंग। ओके, नाउ सपोज this one is the plate and we have to find the electric field at this point at a distance r from this side. At point P we have to find the electric field. इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। आपने किया क्या, सपोज करिए कि यहाँ पे एरिया इसका क्या है A, पॉइंट P पे आपने A एरिया का एक सिलेंडर ड्रा किया जिसका प्लेन एरिया क्या है A, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री वी कैन टेक इट्स अदर साइड आल्सो विल बी ए पॉइंट P डैश। थोड़ा स्टेट में बनाइएगा, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री अगर ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जितनी होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अदर डायरेक्शन में भी होगी। सपोज करिए कि सिलिंड्रिकल की जो लेंथ है ये r है, ये r है, और यहां पे अगर एरिया A है तो इस साइड भी एरिया क्या है, दिस वन इज आल्सो A। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इन दिस डायरेक्शन E, and area is also in this direction A. So here flux will be how much? Suppose this one is surface P and this one is P dash. So here find E is equal to E into dot dA. ये क्या हो जाएगा E dA cos, ये आपने टोटल एरिया हमने ले लिया तो ई डी ए के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, ई डॉट ए। तो ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्या हो गया, फाई ई 1 ले लीजिएगा, ई ए। सेम वे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट पे क्या होगी आपकी, यहां पर भी हो जाएगी फाई ई इज इक्वल टू ई ए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल कर्व्स ये इस तरह का, जैसे ये आपकी प्लेन शीट हो तो प्लेन शीट के इस साइड पे जितने डिस्टेंस पे आप कोई पॉइंट लोगे और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स का शीट बना हुआ है तो उसके दूसरी साइड भी प्लेट पे उतने ही डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपने P डैश लिया हुआ है, और ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। अगर ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस R है, यहां पे फ्लक्स जो है वही फ्लक्स यहां पर भी होगा। तो यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज कर लीजिए कि फाई डैश है तो फाई डैश इज इक्वल टू फाई ई, इसको चाहे फाई E1 और E2 ले लीजिए, चाहे फाई ई कहिए, फाई ई प्लस फाई ई, ये क्या हो गया आपका 2 फाई ई। फाई ई की वैल्यू क्या है ई ए, तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई 2 ई ए। ये आपका सपोज कर लीजिए हो गया इक्वेशन 1।
ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपको कहां से मिलता है? यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से आप ये कहोगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज फाई इज इक्वल टू, यूजिंग गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल क्यू है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। और यहां पे अगर इस पूरे सरफेस का एरिया ए हो तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके इक्वल होती है? क्यू बाई ए। तो यहां से ही अगर हम कहें कि इसमें पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लस क्यू चार्ज ही है, तो इसके भीतर जो चार्ज डेंसिटी आपकी हुई सिग्मा इज इक्वल टू वो क्या है? क्यू बाई ए। तो क्यू किसके इक्वल हो गया? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यहां पे आप क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? यू मे राइट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट। Using equation 1 and 2, using equation 1 and 2, we may find two E A is equal to sigma A by epsilon naught. From A to A cancel. E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. It means electric field at point P will be E is equal to sigma by 2 epsilon naught. This one is the formula. Through a non-conducting metal sheet. ये शीट कैसी हो? नॉन कंडक्टिंग हो, इस पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखिए, जो ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन हुआ। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि मेटल के से अवे जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस मेटल शीट से दूर होते जाएंगे तो बहुत दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। इसके नजदीक के जो नियर पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। यानी कि फार्मूले में कहीं पे डिस्टेंस आर नहीं है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। किसके लिए? इस मेटल इस शीट के लिए। जो चार्ज शीट है इसके नजदीक के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इक्वल होगा और वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर अब आपको यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये थिन मेटल शीट हो कंडक्टिंग, ये तो पहला हमने आपको बताया कि मेटल शीट कैसी हो? नॉन कंडक्टिंग। अब अगर ये कहा जाए कि वो नॉन कंडक्टिंग न होके इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए चार्ज शीट, और चार्ज शीट कैसी हो? कंडक्टिंग हो। सपोज करिए कि ये आपकी एक चार्ज शीट है, तो ये एक सरफेस सामने का हुआ, एक फोर्थ साइड एक बैक साइड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीजें वही है आपकी, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो सपोज करिए ये आपकी अगर मेटल शीट है, चार्ज ये कंडक्टिंग शीट है, तो इस किसी पॉइंट्स पी पे यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो सामने की सरफेस का भी इस पे इफेक्ट होगा और जो पीछे की सरफेस है इसका भी इफेक्ट इस पे पड़ेगा, है ना। तो अगर इसके दोनों सरफेस, मान लीजिए इधर के सरफेस को, सामने के सरफेस 1 और इसको मान लीजिए 2,
तो पॉइंट P पे इस सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E1, ये हुआ आपका सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और इसी पॉइंट P पे जो इसका बैक साइड है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E2, उसका भी क्या वैल्यू है, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट P पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है E किसके इक्वल हो जाती है, E1 प्लस E2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हुई, E1 प्लस E2। बोथ हैव सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड बोथ हैव सेम डायरेक्शन। तो ये डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो आपका चार्ज कंडक्टिंग मेटल्स होगा उसके नियर पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी कंक्लूजन वही निकलता है कि कंडक्टिंग शीट से के जो नजदीक के पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा और वो आर पे या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम कह दें इस पॉइंट पी की यहां से डिस्टेंस आर है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम वही फाइंड करेंगे, यहां पर भी। यानी कि इसके नजदीक के जो नियर पॉइंट्स जितने भी हैं सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो थर्ड इसका एप्लीकेशन है ये तो हो गया आपका कंडक्टिंग सीट और नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए, और पहला आपका हो गया कि चार्ज्ड वायर के लिए। थर्ड आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए चार्ज्ड सेल। अब सपोज करिए कि आपके पास एक आर रेडियस का हॉलो स्फीयर है और इस पे चार्ज है आपका प्लस क्यू चार्ज, ये होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू चार्ज इस टोटल सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब आपसे 3 पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। पहला आपसे पूछा जाता है एट द सरफेस, मान लीजिए आपने 3 पॉइंट्स हम ले लें। पहले ले लेते हैं कि इसके सेंटर से ये आर डिस्टेंस का तो रेडियस ही है, इसके आउटर पॉइंट्स पे कोई पॉइंट है कैपिटल आर डिस्टेंस पे। तो पहला है आउटर पॉइंट्स पे, मान लीजिए ये आपका पॉइंट पी हो गया, यहां पे आपको फाइंड करना है, यहां पे इसको मान लीजिए पॉइंट पी डैश, सरफेस पे पी डैश, और इन साइड में कोई पॉइंट्स मान लीजिए यहां पे आपका है पी डबल डैश। इन तीनों पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना होता है हर जगह के लिए आपने जैसे इसके पहले जो पढ़ा हुआ है वही रूल फॉलो करिए। जैसे अगर आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ड्रा ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो पहला हम कहां निकाल रहे हैं, फर्स्ट है एट आउटर पॉइंट, एट आउटर पॉइंट P।
आउटर पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस R है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये चार्ज जो है वो सेंटर पे फोकस्ड है। R रेडियस का एक आपने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज तो इस स्फीयर के अंदर ही है, तो यूजिंग गॉस थ्योरम वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q upon epsilon naught. This one is equation 1. Second one is, at this point take a small surface area dA, direction this one dA. At the point P the direction of electric field will be in this direction. Here E and dA are in same direction, so flux through surface area dA, flux through dA, what will be E dot dA. थ्रू dA कामा लगा लीजिएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और यू कैन से डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, क्योंकि यहाँ पे ई और डी ए के बीच का एंगल क्या है 0, तो आपको मिल गया डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए. नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to closed integration of d phi. Now d phi is equal to closed integration of E into dA. और जैसा आपने इसके पहले किया था, अगर ये r रेडियस का है और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे E क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो मैक्सिमम सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि आप यहां पे लिख लीजिएगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. अब दो इक्वेशन हो गए, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट एंड फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन कर लीजिए. अब आप लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 का कंपेयर करिए, क्या मिल जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट. E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर. तो एट आउटर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर. तो ये आउटर पॉइंट पे थोड़ा सा टेक्निकल हुआ. अब अगर ये आप सरफेस पे आए, तो सरफेस के लिए सिर्फ आपको क्या कर लेना है, एट द सरफेस ये जो डिस्टेंस r है ये डिक्रीज करता हुआ कहां पे आ गया, यहां पे. तो कैपिटल R के स्थान पे आप क्या रख दीजिए, पॉइंट P डैश के लिए. पॉइंट P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अब आप दूसरा लिख सकते हो, एट द सरफेस कैपिटल R क्या हो जाएगा, स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर. ये आपका दूसरा हो गया एट द सरफेस.
सरफेस के लिए भी आप वो सारी चीजें आप कहोगे कि इस पॉइंट्स पर ही हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया, गॉसियन सरफेस पे स्मॉल सेगमेंट लेके, या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वन आपका है एट द इनर साइड, ये आपने लिया है पॉइंट पी डबल डैश, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहां पर भी आप क्या करिए, पी डैश डबल डैश से मान लीजिए ये रेडियस भी कितनी है, स्मॉल आर डैश, इस रेडियस इस पॉइंट पी डबल डैश से होकर जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ड्रा ए इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करिए जो कहां से पास करे, थ्रू पी डैश एट इनर पॉइंट पी डबल डैश। यहां के लिए आप एक लाइन ऐसे भी कर सकते हो, हियर इज नो चार्ज, या आप ऐसे भी आपने स्टेटमेंट क्या पढ़ा हुआ है गॉस थ्योरम का, कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, और जो ये आपने आर डैश का गॉसियन सरफेस ड्रा किया इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है। अगर यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो एट पॉइंट पी डैश फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, हियर क्यू इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, इस स्फीयर के बीच में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो क्यू 0 है तो फ्लक्स क्या हुआ 0। तो यही रीजन है कि हॉलो स्फीयर आपका हो, सेल हो, उसके भीतर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये आपके गॉस थ्योरम के 3 उपयोग थे। पहला आपको बताया गया कि लार्ज कंडक्टिंग वायर हो और उस पर चार्ज डेंसिटी हो लेमडा। दूसरा आपका उपयोग पढ़ाया गया कि अगर आपके पास एक प्लेन शीट हो, उस पर चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा, तो उसके नजदीक के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा आपका थर्ड वन है ये कि एक सेल हो, सेल मीन्स हॉलो स्फीयर हो, उस पर चार्ज प्लस क्यू गिवन हो, तो उसके कारण 3 पॉइंट्स पर, आउटर पॉइंट्स पे, सरफेस पे और इनर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू